तो कहानी की शुरुआत होती है एक जीनी से जिसका नाम है इब्लीस। इब्लीस अपने साथ साथ अपने ही जैसे जीनीस के बारे में बताता है कि गॉड ने उन जैसे सभी जीनीस को आग से पैदा किया है। सिर्फ यही नहीं, गॉड ने उन्हें बहुत सारी पावर्स भी दी थी जिसकी वजह से सभी जीनीस गरूर में आ गए और गॉड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं और इनको सबक सिखाने के लिए गॉड ने इनके पास एंजल्स को भेजा। एंजल्स और जीनीस के दरमियान में 300 साल तक लड़ाई चलती रही। एंजल्स जीनीस से बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए काफी टाइम तक उनसे लड़ने के बाद जीनीस को जब लगा कि वो हार मानने वाले हैं तो बहुत सारे जीनीस चिराग में जाकर छुप गए। साफ तो ये था कि जीनीस जंग हार चुके थे। अब गॉड ने बनाया इंसानों को और सभी बचे हुए जीनीस को इंसानों के सामने सर झुकाने को कहा। सभी जीनीस ने तो इंसानों के सामने सर झुका लिया, पर इब्लीस गॉड की बात नहीं माना। उसने इंसानों के सामने सर झुकाने से जब इनकार किया तो गॉड ने उसे हेल में भेज दिया। हेल में जाकर इब्लीस ने गॉड को चैलेंज कर दिया कि जो इंसान आपने बनाए हैं ये हम जीनीस से अच्छे नहीं, उनके अंदर लालच और हवस है और मैं ये साबित कर सकता हूँ। और अगर मैंने ये साबित कर दिया कि मैं ठीक हूँ तो आप मुझे हेल और हेवन दोनों में जाने की इजाजत देंगे। इब्लीस की बात माननी चाहती है और यहीं से शुरू होता है 3 विशेस का वो सिलसिला जो हम सालों से जीनीस की स्टोरीज में सुनते आ रहे हैं कि इंसान चिराग को घिसता है, जीनी बाहर निकलता है, 3 विशेस पूछकर पूरी कर देता है। ज्यादातर लोग तो अपनी लालच और हवस पूरी करने के लिए ही विशेस मांगते हैं और ऐसे में हमारा जीनी इब्लीस ही जीतता है। पर एक दिन एक बच्ची तीनों विशेस किसी और के लिए मांग लेती है और सजा के तौर पर जीनी को 1000 साल के लिए चिराग में कैद कर दिया जाता है। और अगर 1000 साल के अंदर अंदर कोई चिराग को ढूंढ कर घिस देता तो जीनी को उसकी विश भी पूरी करनी पड़ती और चिराग की कैद भी रीस्टार्ट हो जाती। जीनी को इसकी टेंशन नहीं थी, वो बस चाहता था कि किसी भी तरह से, लेकिन एक मर्तबा वो बाहर निकली। जिस लड़की ने उसे हराया था उसे ढूंढकर उससे लालची विशेस करवा कर वो बस अपने आप को साबित करना चाहता है कि इंसान लालची होते हैं। अब फाइनली हम अपनी मेन कैरेक्टर कायोंग को देखते हैं। वो रेस्टोरेंट में अपनी मॉम के साथ बैठी थी जिस मॉम ने कभी उसे पाला नहीं था। बचपन में ही कायोंग को उन्होंने अपनी मॉम के पास छोड़ दिया था और उसे पालने के लिए वो अपनी माँ के पास बहुत सारे पैसे भी भेजती थी। पर कायोंग की ग्रैंडमा ने कभी उन पैसों को इस्तेमाल नहीं किया और वो सारे पैसे जमीन के नीचे डुबा दिया करती थी। कायोंग की मॉम कायोंग से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है और तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? वो अपनी सारी स्टोरी सुनाती है तो उसके बाद उसकी मॉम उसके हाथ पे लगे हुए कट को नोटिस कर लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये कट कैसे लगा? तो कायोंग उन्हें बताती है कि मुझे बचपन से ही इमोशंस कंट्रोल करने का बहुत ज्यादा इशू रहा है। मेरे जिद्दीपन और गुस्से की वजह से टीचर्स ने भी मुझे कुछ पढ़ाने और सिखाने से मना कर दिया था। वो बताती है कि मुझे लोगों को टॉर्चर करके मजा आता था, इसलिए मुझे बायोलॉजी की क्लास पसंद थी क्योंकि उसमें फ्रॉग का डाइसेक्शन करना होता है। मैं रोज 2 से 3 फ्रॉग्स मार दिया करती थी और फिर एक दिन मैं जब उस फ्रॉग को काटने लगी तो ग्रैंडमा ने मेरे हाथ पर ही कट लगा दिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं ग्रैंडमा का गला दबाने लगी। ग्रैंडमा ने भी मेरा गला दबाते हुए मुझे समझाया कि जैसे इस टाइम मुझे दर्द हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसे ही उस फ्रॉग को भी दर्द हो रहा होगा। और उस टाइम उन्होंने मुझे सिखाया कि मुझे चाहे जितना भी गुस्सा आ रहा हो उसे कंट्रोल करते हुए मुझे सबके साथ प्यार से रहना है और किसी के साथ कुछ बुरा नहीं। ये स्टोरी सुनाने के बाद कायोंग अपनी मॉम से कहती है कि आपने तो मुझे छोड़ दिया लेकिन मेरी ग्रैंडमा ने मुझे सब कुछ सिखाया है। मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ये बात साबित कर देती है कि अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, इसीलिए अच्छा होगा कि आप मेरी लाइफ से निकल जाएं। इसके बाद कायोंग यहाँ से चली जाती है और सैर करने के लिए दुबई के सहरा में आ जाते हैं। सभी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि यहाँ पर एक टोर्नेडो बना हुआ था। सबको लग रहा था कि यहाँ पर एक जीनी नाच रहा है, पर कायोंग को जरा भी एक्साइटमेंट नहीं होती। वो लोगों से अकेले होकर चलना शुरू कर देती है और ऐसे में एकदम से उसका पाँव एक चिराग से टकरा जाता है। वो उसे उठाकर देखती है, हिलाती है और एकदम से उसके अंदर से जीनी निकल कर उसके सामने आ जाता है। उसे डरना चाहिए था, घबराना चाहिए था, लेकिन वो तो ऐसे खड़ी रही जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। ये जीनी इब्लीस ही था और कायोंग को देखकर वो समझ गया कि पिछले जन्म में
वो कायोंग की ही वजह से इस चिराग में कैद हुआ था और आज उस बात को 963 साल गुजर गए थे। इब्लीस बहुत ज्यादा खुश था कि उसे कायोंग ने ही आजाद किया है और अब वो जल्द ही कायोंग से अपने किए का बदला लेकर अपने आप को सही साबित करके यहाँ से चला जाएगा हेवन में। कायोंग को उसकी बातों पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो यहीं पर चिराग फेंकती है और यहाँ से चली जाती है और जब अपने होटल रूम में पहुंचती है तो उसका वेलकम बहुत सारे बाल कहते हैं। ये सारे इब्लीस के बाल थे। इब्लीस को देखकर वो उसे कहती है यहाँ से चला जाए, लेकिन इब्लीस जाने के बजाय ठेठ बनकर उसे अपनी कहानी सुनाने लग जाता है कि किस तरह उसने 900 साल उस कैद के अंदर गुजारे। वो कहता है कि पहले 600 साल तो मैंने बड़े आराम से गुजारे, लेकिन इस दौरान मैंने अपने बालों से बनी हुई एक क्रिएचर सईद को डिफरेंट टाइमलाइंस पे भेजा तुम्हें ढूंढने के लिए। मेरी गॉड से शर्त लगी है कि मैं तुम्हें बुरा इंसान साबित करूंगा और उसके बाद मैं बिल्कुल आजाद हो जाऊंगा और फिर मैं हेवन और हेल कहीं पर भी जा सकूंगा। ये सब बातें करते हुए हम देखते हैं कि कायोंग शॉपिंग करने के लिए निकली हुई और इब्लीस से भी बातें कर रही थी। अब क्योंकि इब्लीस किसी और को नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए सब लोग कायोंग को पागल समझ रहे थे। एक टाइम आता है कि कायोंग उसकी बातों से अक जाती है और वो उसके चिराग को जाकर समुंदर में फेंक देते हैं। पर जितनी भी मर्तबा उसने इस चिराग को अपने से दूर करने की कोशिश की थी, इब्लीस बार बार उसके सामने आ जाया करता था। आखिर वो उससे पूछ लेती है कि तुम चाहते क्या हो। इब्लीस कहता है कि तुम बस 3 विशेस मांगो और उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। अब कायोंग उससे सवाल करते हैं, क्या तुम उड़ सकते हो? ये सुनते ही इब्लीस उसे अपने करीब खींच लेता है और हवाओं में उड़ाते हुए एक टॉवर के ठीक ऊपर ले जाता है। जहाँ जाते ही कायोंग इब्लीस को धक्का दे देती है और उसकी इस हरकत से इब्लीस को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो आकर उसका गला पकड़ लेता है। कायोंग मरते हुए भी हंस रही थी। बताती है कि मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि कोई मुझे मार ही दे। उससे में इब्लीस उसे यहाँ से नीचे फेंक देता है और वो गिरते हुए भी हंस ही रही होती है। इब्लीस देख लेता है कि ऐसे तो ये लड़की सीधी होगी नहीं, इसीलिए जमीन पर गिरने से ठीक पहले वो उसे बचा लेता है और उससे कहता है कि अगली मर्तबा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़कर दुनिया के सभी इंसानों को मार दूंगा। खैर अगले दिन कायोंग अपने घर वापस आ जाती है और सब उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इस मर्तबा उसके साथ एक लड़का भी था। लड़का कौन था? ये इब्लीस ही था। वो भी हैरान हो गई कि इब्लीस इन सबको कैसे नजर आ रहा है। उसे गुस्सा आया और वो अपने गैराज के अंदर चली गई। वो इब्लीस को मारना चाहती थी, लेकिन उतने ही टाइम में उसकी ग्रैंडमा आ गई उससे पूछने के लिए कि तुम किस लड़के के साथ आई हो। यहाँ पर वो ग्रैंडमा को इब्लीस के बारे में बताना चाहती थी, पर वो नोटिस कर लेती है कि अब इब्लीस तो ग्रैंडमा को नजर ही नहीं आ रहा। वो उसके साथ गेम खेल रहा है। वो जब चाहे किसी को अपने आप को दिखा सकता है और जब चाहे गायब कर सकता है। कायोंग का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपनी घड़ी कानों पे लगाकर सुनने लग जाती और पता चलता है कि ऐसा करने को भी उसकी ग्रैंड माँ ने ही उसे कहा था। बचपन में जब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था तो ग्रैंड माँ ने ही उसे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसकी घड़ी के साउंड को सुनने को कहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ग्रैंड माँ ने उसके गुस्से को काफी अच्छे से कंट्रोल किया था, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा था और उसे पढ़ाया लिखाया भी खुद ही था। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि इब्लीस ग्रैंड माँ को दोबारा नजर आने लग जाता है। ग्रैंड माँ उससे उसके पेरेंट्स के बारे में और उससे उसकी पढ़ाई के बारे में सवाल करने लग जाती हैं। इन बातों का इब्लीस के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो यहाँ से गायब हो जाता है। इब्लीस को अभी तक कायोंग की समझ नहीं आ रही थी। कोई भी आम इंसान इस वक्त तक सारी विशेष मांग लेता और उसने तो अभी तक रिस्पॉन्स भी नहीं किया था। वो सईद से कायोंग के बारे में सर्च करने को कहता है और उन्हें पता चलता है कि कायोंग साइकोपैथ है। इब्लीस को समझ नहीं आती साइकोपैथ क्या होते हैं, तो कायोंग उसे साइकोपैथ की कुछ तस्वीरें दिखाता है और ऐसे वो और भी ज्यादा डरने लग जाता है कायोंग से। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कायोंग भी अपनी फ्रेंड को इब्लीस के बारे में बता रही थी, लेकिन वो ये सच्चाई छुपा जाती है कि इब्लीस एक जिन है। इब्लीस के बारे में इतनी सारी बातें सुनने के बाद उसकी फ्रेंड उसे मशवरा देती है कि तुम उससे दूर ही रहना, पर इब्लीस उसका कहाँ पीछा छोड़ने वाला था। वो दोबारा उसकी वर्कशॉप के अंदर आ जाता है और कायोंग को आसमाने के लिए वो उसकी वर्कशॉप के अंदर आग लगा देता है। इस टाइम कायोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने रूम से बाहर निकलकर इब्लीस को मारने लग जाती है और इब्लीस को समझ आ जाती है कि ये लड़की तो उसके बस से बाहर है। अब उसके गैराज में आग लगी देखकर सभी लोग यहाँ पर फायर फाइटर्स को बुला लेते हैं, लेकिन फायर फाइटर के आने से पहले ही यहाँ की सारी आग बुझ चुकी थी, क्योंकि ये आग इब्लीस की लगाई हुई थी और उसी ने बुझा दी थी। इसके बाद कायोंग अपनी फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए चली जाती है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कायोंग की रूटीन बहुत ज्यादा फिक्स है। वो हर वेडनेसडे को यहाँ पर डिनर करती है और वो जो काम रूटीन में कर रही होती है उसे कभी नहीं छोड़ती। यहीं रेस्टोरेंट में इतनी ही देर में वाटर डिस्पेंसर से इब्लीस निकल कर उसे कहता है, सॉरी मैंने तुम्हारी वर्कशॉप में आग जो लगाती थी
पर अब देखो, मैंने तुम्हारी पूरी वर्कशॉप को ठीक कर दिया है। कायोंग उसे कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था कि इस टाइम इब्लीस सिर्फ उसे ही नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर वो इब्लीस को एक हेयर क्लिप लेकर देती है और कहती है कि जिस टाइम तुम सिर्फ मुझे ही नजर आ रहे होगे उस टाइम इस क्लिप को अपने सर पर लगा लेना, नहीं तो पहले की तरह मुझे लोग पागल समझेंगे। इब्लीस एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, क्या मैं ये मान लूं कि ये तुम्हारी पहली विश है? कायोंग कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरी पहली विश ये है कि मैं तुम्हें 5 लोगों के नाम दूंगी और तुम्हें साबित करना होगा कि उन 5 में से कम 3 इंसान लालची हैं, क्योंकि तुम तो साबित ही करने आए हो कि इंसान लालची हैं। लेकिन मेरी ग्रैंड माँ कहती है कि इंसान बहुत अच्छे और नेक दिल होते हैं। उसने फिर उन 5 लोगों के नाम बता भी दिए थे जो उसी के इर्द गिर्द उसके बहुत करीब रहा करते थे। इब्लीस इस विश को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था कि अगर वो साबित ना कर पाया कि इंसान लालची हैं, तो फिर क्या होगा? गॉड के सामने भी हार जाएगा क्योंकि लड़की भी उससे बाकी विशेष नहीं मांगेगी। वो कायोंग के बारे में और जानने के लिए उसके पूरे पास्ट में जाता है और उससे पता चलता है कि कायोंग बहुत ही ज्यादा नरम दिल है। इसके बाद वो प्रेजेंट में दोबारा कायोंग के पास आता है और उससे कहता है कि जिन लोगों को तुमने जज करने का काम दिया है, अगर उनके दिल में हुआ कि उन्हें कोई विश नहीं मांगनी तो मैं उन्हें नजर नहीं आ सकूंगा। इसके बाद वो कायोंग को लेकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के पास आ जाता है। कायोंग पूछते हैं, यहाँ क्या करने आए हैं हम? तो इब्लीस कहता है कि यहाँ से हम एक ऐसा पेन लेने के लिए आए हैं जो हमेशा सच ही लिखता है। उनकी बातों के दौरान ही यहाँ पर आ जाता है इजराइल और इब्लीस कायोंग को कहता है, मैं तुम्हें नीचे गिराने लगा हूँ और जब ये तुम्हें बचाने के लिए आए तो तुम इसका एक पंख तोड़ लेना। इब्लीस के कायोंग को नीचे गिराते ही इजराइल उसे बचाने के लिए खुद भी कूद जाता है और अपने पंखों के जरिए उड़ते हुए उसे बचा भी लेता है और सेफ्टी से नीचे भी ले आता है। कायोंग उसे बातों में लगाकर उसका एक पंख तोड़ लेती है और यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद इब्लीस अब इजराइल के सामने आ जाता है। इजराइल उससे पूछता है, तुम कैसे बचकर आ गए भाई? देख लेना, एक दिन तुम्हारी ये गर्दन भी मैं काट डालूंगा। उसकी बात के जवाब में इब्लीस उसे कुछ नहीं कहता बल्कि उसकी पूरी बिल्डिंग ही तोड़ देता है, जिससे इजराइल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ अब हम कायोंग को देखते हैं जो इजराइल के पंख को टेस्ट कर रही थी। ये पंख किसी भी चीज को सच करने की ताकत रखता था, इसीलिए वो इस पंख से उन सब लोगों के बारे में लिखती है जिनको वो टेस्ट करवाना चाहती थी कि वो सभी लोग विश मांगना चाहते हैं। कायोंग का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हो जाता है। उसने पहली लड़की यांग के बारे में ये लिखा था कि उनके दिल में कोई विश आ जाए। हम देखते हैं कि यांग को सुपरमार्केट में उनकी मैनेजर डांट रही थी और वो जब उनके कहने पर सामान लेने के लिए स्टोर रूम में जाती है तो उसके दिल में भी विश आती है कि काश वो ही यहाँ की मैनेजर होती, और सामान निकालते हुए उसके हाथ में लग जाता है वो लैंप, जिसे घिसने पर जीनी यानी इब्लीस उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यांग फौरन से बोल देती है कि मुझे यहाँ का मैनेजर बनना है। जीनी चुटकी बजाते ही उसकी ये विश पूरी कर देता है और वो यहाँ की मैनेजर बन जाती है और उसके सभी एम्प्लॉयज उसे मैनेजर बना देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कायोंग भी उसे देखने के लिए मॉल में आती है और कायोंग नोटिस करती है कि मैनेजर बनने के बाद वो सादा सी नरम दिल वाली लड़की अब बहुत ही मगरूर लड़की बन चुकी थी। तभी उसके पास इब्लीस आकर उसे कहता है, देखा ना, कहा था ना कि सभी इंसान मगरूर और लालची होते हैं। ये सुनकर कायोंग उसे कहती है, अभी बाकी ये लोग भी बचे हुए हैं और उम्मीद है मुझे कि सारे लोग ऐसे तो नहीं होंगे। इस टाइम उसके दिमाग में उसकी दोस्त का ख्याल आ रहा था। उसे नहीं लगता था कि वो कोई बुरी इंसान होगी क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ज्यादा शरीफ थी। इतने की क्लास के सारे बच्चे उसे बुली करते थे। कायोंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए कायोंग ने एक दिन अपनी दोस्त मिंजी का साथ देने का डिसाइड किया। जो लड़कियां मिंजी को तंग करती थी, कायोंग ने उनके सामने वॉशरूम में जाकर केरोसिन डाल दिया और लाइटर जलाकर उन्हें धमकी देने लगी कि आइंदा के बाद अगर किसी ने मिंजी को तंग करने की कोशिश की तो वो उन सबको जला देगी। और उस दिन के बाद से वो जबरदस्ती मिंजी को अपना दोस्त बना लेती है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। अब दोबारा हम इजराइल को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में था इब्लीस की हरकत की वजह से। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट इरम आ जाती है जो उससे पूछती है कि अब इब्लीस का क्या होगा। तो वो इरम को बताता है कि कायोंग ने उससे काफी अजीब शर्त रखी है, हो सकता है कि वो उसकी शर्त पूरी न कर पाए और हार जाए। इधर इब्लीस कायोंग के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने लग जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा पंचुअल है। महीने के एक दिन वो स्कूबा डाइविंग, एक दिन हाइकिंग, एक दिन स्विमिंग, वो सारे ही काम एक साथ मैनेज करते हैं। वो अपनी वर्कशॉप के साथ साथ एक दूसरी वर्कशॉप में भी काम करती है जहाँ पर वो अपनी और अपनी ग्रैंड माँ के लिए कॉफिन्स बना रही है। इतनी देर में इब्लीस आकर उससे पूछता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। तो वो बताती है कि मुझे सबसे ज्यादा इस चीज से डर लगता है कि मेरी नानी मुझे छोड़कर चली जाएंगी, वो मर जाएंगी और मैं नहीं जानती कि उनके बाद मेरा क्या होगा। मुझे लगता है कि उनके मरते ही मैं भी मर जाऊंगी, इसीलिए मैं ये दूसरा कॉफिन भी बना रही हूँ। जीनी के जहन में आता है कि अगर वो मर गई तो फिर मैं किसकी विशेष पूरी करूंगा, मुझे तो हेल में कैद कर दिया जाएगा। वो तो घबरा गया
इसका हल निकालने के लिए वो सोचता है कि वो ग्रैनी की ही उम्र बढ़ा देगा। ग्रैंडमा थके ना, उनको कोई बीमारी ना हो, इसीलिए जीनी उनका सारा काम खुद ही करने लग जाता है। काम खत्म करने के बाद स्टोर में इब्लीस सईद के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था कि योंग बहुत अच्छी है, उसने कभी अपने लिए पूरी जिंदगी में कोई विश नहीं की और वो दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखती है। वो नहीं जानते थे कि इस टाइम उनकी बातें कायोंग खुद सुन रही है। वो इब्लीस को साथ चलने को कहती है, इब्लीस के साथ शॉपिंग करती है और फिर डिनर करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर इब्लीस उससे दोबारा उसकी बाकी विशेष के बारे में पूछता है। इस टाइम कायोंग कुछ नहीं बोलती, बस एक बिल्डिंग की तरफ देखती रहती है। उसे देखते हुए इब्लीस समझ जाता है कि कायोंग क्या करना चाहती है। वो उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी दूसरी विश है। कायोंग ना में सर हिला देती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी इब्लीस उसे इस शर्त पर वहाँ लेकर जाने को तैयार हो जाता है कि तुम मुझे पहले की तरह धक्का मत मार देना। कायोंग के इस मोमेंट को स्पेशल बनाने के लिए वो पूरी शहर की लाइट्स ऑफ करके कायोंग को सितारों का हसीन मंजर भी दिखाता है, जिसमें कायोंग खो सी जाती है और उसे अपनी फ्रेंड की बात याद आती है कि जब भी लड़का सितारों वगैरह की बात करने लगे तो उसे किस कर देना, क्योंकि इसका मतलब होता है कि वो तुमसे प्यार करता है। यही सोचते हुए वो इब्लीस को किस भी कर देती है, लेकिन किस करने के बावजूद भी उसके अंदर कोई फीलिंग पैदा नहीं होती। और अब जब जीनी उसे किस कहता है तब उसे गुस्से के अलावा पहली मर्तबा किसी दूसरी फीलिंग का भी एहसास होता है। इस सब के बाद ये सब लोग घर आ जाते हैं और कायोंग घर आने के बाद उस टॉवर के सीसीटीवीज को हैक करके अपनी और जीनी की किस करने वाली वीडियोस को सेव कर लेती है, ताकि वो बाद में जीनी को ब्लैकमेल कर सके। असल में बात ही थी कि कायोंग ने पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा गुस्से के अलावा कोई और इमोशन फील किया था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो बार बार जीनी को यानी इब्लीस को किस करना चाह रही थी। और इस चक्कर में बेचारा इब्लीस पता नहीं कहाँ कहाँ उससे छुपता फिरता है, यहाँ तक कि उसी के बनाए कॉफिन में भी छुप जाता है। कायोंग जब उसे वहाँ पर भी ढूंढ लेती है तो इब्लीस उसे कहता है कि मैं तुम्हें बार बार किस नहीं कर सकता, रूल्स के खिलाफ है। तुम्हें किस करने के लिए मेरे पास शराब का और बारिश का होना जरूरी है। अब कायोंग उसकी बात सुनकर फाइनली उसकी जान छोड़कर चली जाती है, लेकिन अब इब्लीस परेशान था क्योंकि कायोंग बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ी हुई थी। सईद जब ये बातें सुनता है तो बहुत ज्यादा हंसता है और इब्लीस के दांतों का भी मजाक उड़ाता है जो उसने 1000 साल से साफ नहीं किए थे। ये जानकर तो इब्लीस को खुद भी अपने आप से घिन आने लग जाती है और वो मिंजे के पास यानी कायोंग की दोस्त के पास ही दांत साफ करवाने के लिए चला जाता है। अब वो दांत तो साफ करवा देता है, लेकिन बाद में उसकी जेब से पैसे ही नहीं निकलते। मिंजी तो उसे क्लिनिक से बाहर जाने ही नहीं देती और फिर जब इब्लीस उसके सामने कायोंग का नाम लेता है तो वो उसे पकड़कर कायोंग के पास ही ले आती है और कायोंग को वार्न करती है कि आइंदा कभी इस लड़के से बात मत करना, तुम इसके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। कायोंग मिंजी को कहती है और उसके बाद मिंजी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम इब्लीस को ग्रैंड माँ के साथ मार्केट में देखते हैं। वो हर टाइम ग्रैंड माँ की रखवाली करता था। अब बाजार में उसका कोई क्लिप चुरा लेता है जो उसे कायोंग ने दिया था। उसे ये क्लिप फौरन ढूंढना था। वो जब चोर का पीछा करता है तो वहीं पर चोर से लड़ने के लिए एक और गैंग आ जाता है। इब्लीस बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि अपना हेयर क्लिप उसे वापस लेते हुए उन सभी लोगों के वेपन्स को फ्लैश में बदल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कायोंग से मिलने के लिए आज इजराइल आया था। वो अपनी सच्चाई कायोंग को बता देता है कि मैं एक एंजल हूँ और मेरी ड्यूटी है कि मुझे इब्लीस का सर काटना है। जिस दिन भी वो किसी इंसान के सामने सर झुकाएगा मैं उसका सर काट दूंगा। तुम्हें बस इतना बताने के लिए आया हूँ कि तुमने अपनी बाकी दोनों विशेष भी नेकी के लिए मांगनी है ताकि वो इंसानों के सामने हार जाए। उसकी बातें सुनकर कायोंग उसे गुस्से में यहाँ से भाग जाने को कह देती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंजी इब्लीस को लेकर डिनर पर गई थी। असल में वो इब्लीस को धमकाना चाहती थी कि मेरी दोस्त से दूर रहो, जो भी मेरी दोस्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसका बुरा हाल कर दूंगी। इस टाइम मिंजी बहुत ज्यादा नशे में थी और इब्लीस उसकी बातें सुनकर हंस रहा था। बाहर खड़ी हुई कायोंग को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है और वो तो कुछ का कुछ ही सोचने लग जाती है। और जब वो देखती है कि उसकी दोस्त यहीं पर नशे में धुत होकर गिर गई है तो वो अब उसे उठाकर उसके घर भी लेकर जाते हैं। रेस्टोरेंट में पीछे बच जाता है इब्लीस, जिसे यहाँ की मैनेजर पैसे की वजह से पकड़ लेती है। पैसे तो इब्लीस के पास थे नहीं, तो मैनेजर उसे पुलिस में अरेस्ट करवा देती है और यहाँ से भी कायोंग ही उसे रिलीज करवाती है। जेल से बाहर निकलते ही कायोंग उससे सवाल करते हैं कि तुमने इजराइल को कॉल क्यों नहीं की, वो तो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाता। तो अब इब्लीस उसे सारा सच बता देता है, अपना पास्ट बता देता है कि किस तरह गॉड ने जीनीस का गुरूर तोड़ने के लिए इन एंजल्स को उनके साथ लड़ने के लिए भेजा था। वो बताता है कि इजराइल मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा दुश्मन है। वो कहता है मेरे अपने भाई का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता वो कहाँ है, वो अपनी ख्वाबों की दुनिया में रहता है,
या तो वो इस टाइम कहीं पर बारिश करवा रहा होगा या फिर कहीं पर बाहर का मौसम लाकर फूल खिलवा रहा होगा। ये सुनकर कायोंग उसे फौरन ऑर्डर देती है कि तुम अपने भाई को ढूंढ लो। इब्लीस समझ गया कि वो उसे ऐसा क्यों कह रही थी, क्योंकि उसका भाई बारिश करवाता था और बारिश में कायोंग को उसे किस करनी थी। ये सोचकर ही इब्लीस वहाँ से भाग जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमें दोबारा यांग को दिखाया जाता है। मॉल में वो दिखती है कि उसके एम्प्लॉय उसकी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि वो अभी अभी उनके ऊपर बॉस बनी थी। उसे दोबारा याद आता है उसी विश के बारे में और वो सोचती है कि काश क्यों ना वो ऐसी विश मांग ले जिससे वो एक पुरानी मैनेजर बन जाए और सारे उसकी बात माने। अब इब्लीस को बुलाकर वो विश मांग लेती है और इब्लीस उसे 20 साल पास्ट में ले जाकर मैनेजर बना देता है। पास्ट में ही अब उसे यांग भी नजर आ जाती है। वो उससे बात करने के लिए बैठता है तो गुस्से से भरी यांग उसे पत्थर मार देती है, क्योंकि ग्रैंडमा ने उसे किसी से भी बात करने से मना किया था। प्रेजेंट में हमने देखा था कि योंग को उस चीज का वीएन आया था जैसे उसने बचपन में इब्लीस को पत्थर मारा था। ये कह लें कि पास्ट में होने वाले इस नए काम ने इस टाइम कायोंग के दिमाग में एक मेमोरी बनाई थी। थोड़ी देर में अब बारिश शुरू हो जाती है और कायोंग फौरन से बहुत सारी अल्कोहल ढूंढकर इब्लीस को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि अब रूल्स पूरे थे और उसे इब्लीस को किस करनी थी। इब्लीस भी जानता था, इसीलिए वो छुपा रहा और बारिश खत्म होने के बाद उसके सामने आया। इसी टाइम पर हम दुनिया में दोबारा इजराइल को देखते हैं, जो एक हैंडसम इंसान की शक्ल में आया था। सारे उसे देख देख कर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे, लेकिन सारे फिर उसे अजीब नजरों से देखने लगे, क्योंकि वो यहाँ पर अजीब हरकतें करने लगा था। उसे यहाँ के दरवाजे नहीं खोलने आते थे, चीजें नहीं समझ आ रही थी। दूसरी तरफ हम कायोंग को देखते हैं, जो अपने घर में सफाई कर रही थी, तो उसे वो बुक नजर आ जाती है जिसके ऊपर उसने इजराइल के पंख से कुछ बातें लिखी थी। उसे पता चलता है कि ये बातें तो कोई भी पढ़ सकता है, तो वो अब इब्लीस को बुलाकर पूछती है कि मैं ये बुक कहाँ पर छुपाऊं कि कोई भी इसे देख न सके। इब्लीस उसे ये बुक चिराग में छुपाने का आइडिया देता है, तो कायोंग उसे सवाल करती है कि चिराग में कौन कौन आ जा सकता है। इब्लीस जवाब देता है, इंसान तो नहीं आ सकते, मैं जा सकता हूँ, मेरा असिस्टेंट सईद जा सकता है, इजराइल जा सकता है और उसकी असिस्टेंट इरम भी जा सकती है। वो इब्लीस से पूछती है, फिर मैं कैसे चिराग के अंदर जाऊंगी? उसके कहते ही इब्लीस उसे एक चुटकी में ही चिराग के अंदर ले जाता है। वो लोग यहाँ पर उस बुक को छुपाने बैठ जाते हैं और यहाँ असली दुनिया के अंदर चिराग लग जाता है ग्रैंडमा के हाथ, जो उस चिराग को देखकर उठाकर फेंक देते हैं। चिराग के अंदर जलजला जाता है और इस तरह इब्लीस योंग के ऊपर गिर जाता है और यहाँ पर एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। इसी टाइम इन्हें पता चलता है कि बाहर बारिश होने लगी है। आज तो इब्लीस भी कायोंग को किस करना चाहता था, इसीलिए वो फौरन शराब लेने के लिए जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग शराब ला पाते, इन्हें ग्रैंडमा के रोने की आवाज आती है। पता चलता है कि उनके एक नेबर मर गए थे और ग्रैंडमा उनके मरने से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उन दोनों की उम्र एक जितनी थी और ग्रैंडमा को डर था कि अब वो भी मर जाएंगी। उन्हें अपने मरने से ज्यादा कायोंग की टेंशन थी कि वो उनके मरने के बाद किस तरह हर चीज को मैनेज करेगी। इस सारी सिचुएशन के सामने आते ही कायोंग ने एक बड़ा फैसला कर लिया था अपनी दूसरी विश मांगने का। वो इब्लीस से एक दूसरी विश मांग लेती है कि तुम मेरी नानी को एक जवान लड़की बना दो और उनकी उम्र को बढ़ा दो। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि किसी को ये बात पता चले, इसीलिए वो ग्रैंडमा को यहाँ से पहले ले जाना चाहती थी। वो ग्रैंडमा को पैकिंग करने के लिए कहती थी और लंबे ट्रिप का बताती है। ग्रैंडमा भी एक्साइटेड होकर अपनी सारी दोस्तों को ट्रिप के बारे में बता देती हैं। खैर अब रात की रात में सारा मैजिक हो जाता है और सुबह जब ग्रैंडमा उठती हैं तो कायोंग तो उन्हें देखकर शॉक रह गई थी। वो कहते हैं, अरे आप तो जवानी में बहुत ही खूबसूरत थी। ग्रैंडमा कहती हैं, बस करो, अब ये उम्र है मेरे साथ मजाक करने की। उन्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। आगे जाकर जब उन्होंने अपने आप को शीशे में देखा 10 मरतबा तो वो पहचान नहीं पाई अपने आप को। कितनी ही बार वो बेहोश हो गई। कई मरतबा उन्हें ये भी लगा कि ये सब उनका सपना है। बहुत मुश्किल से कायोंग ने उन्हें यकीन दिलवाया कि वो सच में जवान हो गई हैं। ग्रैंडमा से कह रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब पॉसिबल नहीं, और अगर पॉसिबल हो भी गया तो कैसे हुआ? कायोंग कहती है उसी बुक से जिसके अंदर आपने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी मेरी। अब ग्रैंडमा को जैसे ही अपनी जवानी पर यकीन आता है तो वो अपनी हरकतें शुरू कर देती हैं। सबसे पहले तो उन्हें अपनी जवानी को एंजॉय करना था, इसीलिए वो खूबसूरत सा तैयार होकर बाजार में टहलने के लिए निकल जाते हैं। और जब कायोंग को ये बात पता चलती है तो वो फौरन उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ग्रैंडमा की सच्चाई यहाँ पर सबको पता न चल जाए। बहुत मुश्किल से कायोंग उन्हें पकड़ कर घर लाती है और बताती है कि मैंने आपके लिए कुछ रूल्स बना दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला तो ये कि आपने ज्यादा किसी से बात नहीं करनी, और अगर कोई पूछे कि आप कौन है तो आपको कहना है कि आप मेरी फ्रेंड है और यहाँ पर रहने के लिए आई हैं। इनकी बातों के दौरान इब्लीस उनसे खाना मांग रहा था, उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो कायोंग उससे में उसे डांट कर यहाँ से भगा देती है और वो आकर लेबर बेंच पर बैठ जाता है।
थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक किसान आकर इन सबको खेत में काम करने के लिए ले जाता है और इब्लीस वहाँ जाकर देखता है कि ये काम तो बहुत ज्यादा आसान है। वो चुटकियों में सारे ही खेत को उतार कर रख देता है, जिसके बाद उन सबको ही मजे का खाना दिया जाता है। इब्लीस हैरान था, इतने आसान काम के लिए इतना सारा खाना मिल गया। हैरानी उसकी तब बढ़ गई जब आकर उसे इस काम के लिए पैसे भी मिले, वो भी इतने ज्यादा। वो तो अब खुशी से पागल हो रहा था। अब सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कायोंग के उस नेबर को जिसके बारे में कायोंग ने जानने की विश की थी। वो रास्ते में था कि तभी उसकी गाड़ी हिरन से टकरा जाती है और हिरन जख्मी हो जाती है। पैनिक होकर वो बाहर निकलता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तभी उसे अपने सामान में से वही लैंप मिल जाता है जिसे वो घिस देता है और यहाँ पर उसके सामने जीनी आ जाता है। उसे देखकर एक मर्तबा तो ये आदमी डर गया था। इब्लीस उसे अपने होने का यकीन दिलवाता है तो शांति से कहता है, अच्छा चलो अगर मैं मान भी लूं कि तुम एक जीनी हो तो इस हिरन को ठीक करके दिखाओ। अब अपने मैजिक से इब्लीस उसे ठीक कर देता है तो शांति गुस्से से पागल होने लगता है क्योंकि अपनी उसने एक विश जाया कर दी थी। घर आने पर इब्लीस देखता है कि कायोंग ने पूरे घर में कैमरास लगा दिए थे ताकि वो ग्रैंड माँ के ऊपर नजर रख सके। जब भी ग्रैंड माँ तो बाहर गार्डन के अंदर जमीन खोदकर पैसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो वो कायोंग के बचपन से ही जमीन के नीचे दफन करती आ रही थी। कायोंग उन्हें आकर बताती है, आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने पहले ही वो पैसे निकाल कर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए हैं। दूसरी तरफ अब हमें दूसरी लड़की दिखाई जाती है जिसके बारे में जानने के लिए कायोंग ने विश की थी। उसका बॉस उसे डांट रहा था और वो रोने लग गई थी। वो विश करती है कि काश कायोंग जितने पैसे उसके पास भी होते। और तभी उसके बर्तनों के अंदर वो लैंप आ जाता है जिसे वो धोने के लिए जब खींचती है तो सामने आ जाता है उसके इब्लीस जो उससे विश मांगने को कहता है और वो यहाँ पर विश मांग देती है कि कायोंग के सारे पैसे उसके अकाउंट में आ जाएं। जीनी उसकी विश पूरी भी कर देता है और आकर कायोंग को उसकी हकीकत बताता है। कायोंग भी इस टाइम उदास हो गई थी क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो लड़की भी ऐसी हो सकती थी। फिर वो यहाँ पर इब्लीस के दिए हुए टाइम ग्लास को हाथ लगाती है ये जानने के लिए कि पिछले जन्म में वो किस तरह से पैदा हुई थी। अपना पिछला रूप देखकर वो अपना वही वाला रूप बनाने लग जाती है और इस टाइम पर यहाँ पर इजराइल आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि पिछले जन्म में तुम कैसी थी और कैसे मरी। कायोंग को तो फजूल ही उसके ऊपर गुस्सा आ गया था। वो यहाँ पर एक टूल उठाकर इतनी जोर से उसके मुंह पर मारती है कि इजराइल को यहाँ से जाना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ अब कायोंग के ही नेबर्स में एक औरत की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर सब लोग कायोंग के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देते हैं कि वही है जिसने अपनी ग्रैंड माँ को मार दिया है क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ काफी दिन से किसी को दिख भी नहीं रही है और ना ही कोई उनका फोन रिसीव कर रहा है। इससे पहले कि सारे आकर कायोंग को पकड़ लेते, इब्लीस उसे बचाने के लिए उसकी ग्रैंड माँ का रूप लेते हुए अपने सारे दोस्तों को कॉल करके ये यकीन दिलवाता है कि उसकी ग्रैंड माँ बिल्कुल सेफ है। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और इब्लीस कायोंग का मजाक उड़ाने के लिए आ जाता है और कहता है, तुमने तो ये विश बहुत सोच समझ के मांगी थी ना, फिर क्या हुआ तुम्हारा, फंस गई ना तुम। ये सुनकर गुस्से में कायोंग उसे कहती है, हाँ मुझे एक शैतान से अपने लिए कुछ मांगना ही नहीं चाहिए था। और ये सुनकर इब्लीस भी उदास हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की जिसने कायोंग के पैसे अपने अकाउंट में मंगवाए थे उसके अकाउंट में सिर्फ 10 मिलियन यॉन आए थे। ये पैसे तो बहुत कम थे, इसीलिए वो दोबारा इब्लीस को बुलाती है और एक और विश मांगती है कि कायोंग की अकाउंट की लिमिट खत्म हो जाए और उसके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो सारे ही उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं। सारे पैसे अपने अकाउंट में आने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है और कायोंग जैसा ही ब्रांडेड हैंडबैग सबसे पहले लेती है। इस टाइम हम देखते हैं कि कायोंग अपने घर पर चिराग के नीचे लिखी हुई अरबिक कोड ट्रांसलेट कर रही थी और इससे उसे पता चलता है कि ये चिराग इब्लीस के कैद होने के बाद बनाया गया है। कायोंग के पास इजराइल आता है और उसे वो उसके पास्ट में ले जाता है ये दिखाने के लिए कि पास्ट में उसकी मौत कैसे हुई थी। पास्ट के सीन में हम इजराइल और इब्लीस को एक सेहरा में बैठा हुआ देखते हैं जिस सेहरा से बहुत से लोग काफी सारे बच्चों को एक गांव से किडनैप करके दूसरे गांव में लेकर जा रहे थे उनसे काम वगैरह करवाने के लिए और रास्ते में ही उन सभी बच्चों के ऊपर काफी सारे भेड़िए हमला कर देते हैं। ये पूरा गैंग अपने आप को बचाने के लिए एक बच्चे को उन भेड़ियों का चारा बना देते हैं और अपना सफर कंटिन्यू कर देते हैं। अब इन्हीं सारे बच्चों के अंदर कायोंग भी थी। चलते चलते जिसका पाँव सेहरा में मौजूद चिराग से टकरा जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। पाँव टकराने की वजह से चिराग के अंदर से इब्लीस निकलकर उसके सामने आता है और वो इब्लीस से पहली विश उस बच्चे को बचाने की मांगती है और साथ ही ये भी कहती है कि उस बच्चे की लाइफ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए। इब्लीस उसकी पहली विश पूरी कर देता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारी दूसरी विश क्या है। वो बच्ची यानी कायोंग दूसरी विश मांगती है कि हमारे गांव के सारे किडनैप हुए बच्चों को आजाद करके
उनके घर पहुंचा दिया जाए। इब्लीस उसकी विश को पूरा करते हुए उसके बाद उस पूरे रास्ते को ही मिटा देता है जहाँ से वो किडनैपर्स उनके गांव में जाया करते थे बच्चों को किडनैप करने के लिए। अब इब्लीस के ऐसा करते ही वो सारे किडनैपर्स रास्ते में ही मारे जाते हैं और अब इजराइल आकर कायोंग को दिखाता है कि उसकी विश की वजह से कितने सारे और लोगों की भी जान चली गई है। बेचारी कायोंग का दिल और भी ज्यादा दुख जाता है और वो कहती है कि ये सब तो मैंने नहीं मांगा था। इसीलिए वो अपनी तीसरी विश ये मांगती है कि उसके इस किए की सजा उसे और इब्लीस दोनों को मिलनी चाहिए। उसकी इस विश की वजह से वो खुद यहाँ पर मर जाती है और इब्लीस को 1000 साल के लिए चिराग में कैद कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि बड़ी कायोंग ये सब कुछ देख रही थी। उसने इब्लीस को भी गौर से देखा था। इब्लीस के अंदर कैद में जाने का गुस्सा नहीं था बल्कि किसी चीज का दुख था। वो जानना चाहती थी कि आखिर इब्लीस को उस टाइम पर दुख किस चीज का हुआ था। ये सारा नजारा देखने के बाद अब कायोंग गुस्से में इजराइल को पंच कर देती है और कहते हैं कि उस टाइम मैं वहाँ पर मर रही थी और तुम बैठकर बस नजारे देख रहे थे। प्रेजेंट में अब कायोंग इब्लीस को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारी पास्ट में कोई गर्लफ्रेंड रही है। इब्लीस करते हुए कहता है हाँ रही है ना। अब कायोंग उससे पूछते हैं क्या तुमने उससे किस भी की थी। इसकी बात सुनते ही इब्लीस यहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं कायोंग उसे इस टाइम पर किस ना कर दे। इधर यंग अपने काम पर लेट पहुंचते हैं तो बॉस उसे जॉब से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ वो तीसरा बंदा एक यूट्यूबर जिसके बारे में कायांग को जानना था उसके भी मोबाइल में चिराग बना हुआ आता है। वो नशे में था इसलिए पहले तो उसे यकीन नहीं आया। चिराग पर लिखा हुआ था मेक अ विश और वो नशे में विश भी कर देता है कि मुझे एक ऐसा कंटेंट मिल जाए जिससे मेरा चैनल हिट हो जाए। जिन्हें इसकी विश पूरी करता है और उसे लाइव स्ट्रीम के साथ जंगल में पहुंचा देता है जहाँ चलते हुए उसके पाँव के साथ कोई चीज टकराती है और वो वहाँ से जब मिट्टी हटा कर देखता है तो वहाँ एक डेड बॉडी थी। डेड बॉडी मिलने की देर थी कि ये देखकर बहुत सारे लोग उसकी लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़ने लग जाते हैं। ये केस बहुत ज्यादा हाइप पकड़ लेता है, पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है। अब क्योंकि ये कायोंग के नेबरहुड में था तो सारे कायोंग के नेबर वाले उसके बारे में बात कर रहे थे सिवाय कायोंग के। सबको लगा कि जरूर इस मर्डर के पीछे भी कायोंग ही होगी क्योंकि वो बचपन से ही एक साइकोपैथ थी। और ये सारी बातें सुनकर ग्रैंडमा को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से कायोंग को पाला था लेकिन कोई भी कायोंग को पसंद नहीं करता था। कायोंग भी ग्रैंडमा की उदासी देखकर उदास हो जाती है और इब्लीस फिर उसका मूड ठीक करने के लिए उसे दोबारा टॉवर के ऊपर लेकर जाता है सितारे दिखाने के लिए। लेकिन ठीक उसी टाइम पर सांटे इब्लीस को बुला लेता है अपनी एक और विश पूरी करने के लिए। वो इब्लीस से उसे 20 साल पीछे ले जाने को कहता है। इब्लीस उसे पास्ट में तो ले जाता है लेकिन सांटे उसे गुस्से में कहता है कि मुझे यहाँ पर रात में आना था और तुम मुझे दिन में ले आए। इतनी देर में उन्हें यहाँ से गुजरते हुए कायोंग और उसकी ग्रैंडमा दिख जाती है जिन्हें देखकर ये आदमी हंसने लग जाता है और इब्लीस से कहता है अरे ये साइकोपैथ है। कायोंग के बारे में ऐसा सुनकर इब्लीस को इतना गुस्सा आता है कि वो इसी आदमी की पिटाई करने लग जाता है। खैर रात हो जाती है और हम देखते हैं कि ये आदमी एक औरत का मर्डर करके उसके बालों को कलर कर रहा था। असल में ये वही लड़की है जिसकी डेड बॉडी प्रेजेंट में कैंग को मिली है और सांटे पास्ट में ये कंफर्म करने के लिए आया है कि क्या उसे मर्डर करते हुए और उस डेड बॉडी को दफनाते हुए किसी ने देखा तो नहीं। और ये जानकर सांटे को बहुत खुशी होती है कि उसे उस दिन किसी ने भी नहीं देखा था। अब प्रेजेंट में आने के बाद इब्लीस ये सारी बातें कायोंग को बता देता है कि सांटे पास्ट में सिर्फ ये चेक करने के लिए गया था कि उसके किए हुए मर्डर को किसी ने देखा तो नहीं। कायोंग समझ जाती है कि वो एक सीरियल किलर है और पिछले दिनों ही जिस लड़की का भी उनके नेबरहुड में मर्डर हुआ था उसके पीछे भी सांटे ही था। और वो अपनी तीसरी विश में इब्लीस से ये मांगती है कि तुम सांटे को मर्डर के इल्जाम में फंसा दो। अब क्योंकि कायोंग की ये विश भी उसके अपने लिए नहीं थी तो इस तरह इब्लीस हारने वाला था और कायोंग भी ये बात जानती थी क्योंकि उसे ये बातें इजराइल ने बताई थी। वो इब्लीस से कहती है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें भी हारने नहीं दूंगी। ये सुनकर इब्लीस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे एक और मर्तबा कायोंग पर बहुत ज्यादा प्यार आता है। सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद सादी नाम के एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है। सादी अपनी फैमिली के साथ कुछ अर्सा पहले ही कायोंग के नेबरहुड में शिफ्ट हुआ था। पता नहीं कैसे पर वो इब्लीस के पास आकर रात में उसे ऐसे काले धागे से बांध जाता है जिसको कोई भी खोल नहीं पा रहा था। पर कायोंग आकर बड़ी आसानी से उस धागे को खोल देती है जैसे वो धागा किसी शू का लेस था। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि सादी के घर में रहने वाले उस बच्चे ने सादी से ये काम करवाया था। वो उस धागे की पावर को देखना चाहता था। हमें पता चलता है कि ये बच्चा इब्लीस और उसके चिराग से कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है क्योंकि उसे सारी इब्लीस की स्टोरी पता है और वो इब्लीस के पूरे चिराग का मालिक बनना चाहता है। इसीलिए उसने इब्लीस को कैद करवाया।
इधर अब हम कायोंग को देखते हैं, जिसे अपने तीसरे जन्म के कुछ विजन्स आते हैं, जिसमें वो अपने साथ एक बच्चे को भी दिखती है जिसका नाम है खालिद। अब पास्ट के इस विजन से इस धागे का क्या ताल्लुक था वो सोच में पड़ जाती है और जाकर ये धागा अपनी ग्रैंड माँ को बांधती है, लेकिन ग्रैंड माँ तो बड़ी आसानी से उस धागे को खोल लेती है। अब वो ये धागा इब्लीस को बांधती है और ग्रैंड माँ को इस धागे को खोलने को कहती है, पर इब्लीस के हाथ से ये धागा ग्रैंड माँ नहीं खोल पाती और दोबारा कायोंग इस धागे को बहुत ही आसानी से खोल देती है और समझ जाती है कि उसका इस धागे से कोई बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इस धागे की कहानी जानने के लिए इब्लीस कायोंग को दुबई लेकर जाने का फैसला करता है। जाना तो उन दोनों को अकेले था, लेकिन कायोंग अपने साथ सभी को ले जाती है ताकि वो भी वहां जाकर एंजॉय कर सके। दुबई में जाकर वो एक खास किस्म के वास को जब रगड़ता है तो उसके अंदर से एक जीनिया बाहर निकलती है। पता चलता है कि ये इब्लीस की एक्स थी। इब्लीस उससे सवाल करता है कि ये जो लड़की मेरे साथ थी, क्या तुम कभी इसकी शक्ल में मेरे करीब आई थी पास्ट में? जीनिया साफ मना कर देती है। तो अब इब्लीस उससे खुले लफ्जों में उस धागे के बारे में पूछ लेता है जो सादी नाम के जिन ने उसे बांधा था। वो बताता है, मुझे भी नहीं समझ आ रही कि उस लड़की का उस धागे से क्या ताल्लुक है। ये धागा अगर मुझे बंधा हो तो इस लड़की के अलावा कोई इस धागे को खोल नहीं पाता। चिमिया को धागे के बारे में तो नहीं पता था, लेकिन सादी नाम के जिन के बारे में पता था, जिसने पास्ट में एक लड़की से शादी की थी और उससे उसका एक इंसानी बेटा भी था जिसका नाम था खालिद, और वो आधे इंसान और आधे जिन होने की वजह से जल्द ही मर गया था। अभी जीनिया उसे किसी बात को लेकर डांट रही थी तो इब्लीस यहाँ पर कंफ्यूज था और उसके कंफ्यूजन को देखकर जीनिया समझ जाती है कि इब्लीस की उस टाइम की यादें मिट चुकी हैं। इब्लीस को भी ये रियलाइज हो गया था कि वो पास्ट की कुछ चीजें भूल रहा है। इब्लीस जब अपने जहन पर बहुत ज्यादा जोर डालता है तो उसे अपने और कायोंग के चिराग में बिताए कुछ पल याद आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम इज़राइल को देखते हैं जो इस टाइम इब्लीस के भाई से मिला था। वो इब्लीस के भाई से कहता है कि इब्लीस अपने चिराग से बाहर निकल आया है और याद रखना कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है। यानी सच में यहाँ पर कुछ तो था जो जानबूझकर इब्लीस से छुपाया जा रहा था। इज़राइल जब ये करके वापस आता है तो उसे उसकी असिस्टेंट इरम से पता चलता है कि इरम ने ही इब्लीस को जीनिया का पता दे दिया था और इस चीज से इज़राइल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो इरम का गला पकड़ते हुए उसकी बोलने की पावर से छीन देता है। दूसरी तरफ दोबारा इब्लीस को यांग बुलाती है, जिसे जॉब से निकलने के बाद अब कोई विश नहीं मांगनी थी। वो अपनी तीसरी विश के तौर पर बस यही मांगती है कि जीनी उसकी मांगी हुई विशेस को और उसको भूल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। इंसान की तीनों विशेस पूरी करने के बाद जीनी उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाया करता था। सिर्फ जिंदगी से ही नहीं बल्कि उनकी यादों से भी। यही सारी बातें वो जब कायोंग को बता रहा होता है तो कायोंग कहती है, ये तो चीटिंग है, मैं तो तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कायोंग जब अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी तो एक दोस्त मजाक मजाक में कायोंग को पहाड़ी से नीचे गिराने की कोशिश करता है और कायोंग गिर जाती है। इससे पहले कि वो गिरकर मर जाती, ठीक वक्त पर इब्लीस आकर उसकी जान बचा लेता है और गुस्से में उसके दोस्त को ले जाकर एक पहाड़ी से मारते हुए उसकी जान ले लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इब्लीस फाइनली अपने भाई से मिलने के लिए आया था, जो देखता है कि उसके भाई का बगीचा अब वीरान हो चुका है। इब्लीस इसकी वजह पूछता है तो बताता है कि मैंने एक बुरा काम किया था और ये उसकी सजा मिली है मुझे। वो उसे शादी के बारे में बताता है जो कि एक जीनी था और उसका एक इंसान से इंसानी बेटा भी था जिसका नाम था खालिद। इंसान और जिन होने की वजह से वो हमेशा बीमार रहता था और जल्द ही वो मरने भी वाला था। उसको बचाने के लिए सादी मेरे पास आया और उसने मेरी मदद मांगी। मैंने एक दूसरे बच्चे की जिंदगी लेते हुए खालिद की उम्र इतनी बढ़ा दी कि वो अब कभी मर नहीं सकता, लेकिन क्योंकि मैंने एक मासूम बच्चे की जान ली थी इसीलिए मेरा पूरा बागीचा उजड़ गया है और यहाँ पर बस एक ये बड़ा सा फूल ही बचा है जो खालिद को जाहिर कर रहा है और ये अमर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इज़राइल जाकर नानी से मिलता है और उन्हें एक शॉकिंग सच वो ये बता देता है कि नानी बेशक से जवान हो गई हैं, लेकिन उनकी मौत तभी आएगी जब लिखी हुई है। वो नानी को बताता है कि आपके घर के बाहर एक दरख्त लगा है, जिस दिन उसमें पहला फूल आएगा समझ लीजिएगा कि उस दिन आपका आखिरी दिन है। दूसरी तरफ हम कायोंग को देखते हैं जिसने बैंक से अपने सारे पैसे कैश में निकलवा लिए थे। इतनी ही देर में अब उसके पास खालिद आता है, वही बच्चा जो अमर हो चुका है और अब वो इब्लीस के चिराग का मालिक बनना चाहता है ताकि उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सके। इस टाइम तक उस चिराग की मालिक कायोंग थी क्योंकि उसने अभी तक अपनी तीसरी विश नहीं मांगी थी। खालिद उसे धमकाता है कि तुम जल्द ही तीसरी विश भी मांग लो, नहीं तो तुम्हारा मैं बहुत बुरा हशर करूंगा। लेकिन कायोंग इस बच्चे की धमकियों से डरने वाली नहीं थी,
गुस्से में वो उस बच्चे के ऊपर ही हमला करती है, लेकिन देखती है कि उस बच्चे का जख्म कुछ सेकंड्स में ही ठीक हो गया था। इधर हम देखते हैं कि इब्लीस जाकर सादी से मिला था। वो उसे समझा रहा होता है कि तुम अपने बेटे को संभालो। सादी उसे कहता है कि मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं है। इधर हम देखते हैं कि जब कायोंग वो सारे पैसे लेकर घर आ रही थी तो उसके पीछे कुछ लुटेरे पड़ जाते हैं। योंग जब उनको अपना बैग नहीं देती तो लुटेरे उसके ऊपर हमला कर देते हैं और इस टाइम दोबारा उसकी जान बचाने के लिए उसका हीरो इब्लीस यहाँ आ जाता है और वो सभी को हेल की सैर करवा देता है। सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। हेल में तो वो कायोंग को भी लेकर गया था, लेकिन कायोंग घबराती नहीं। जिसके बाद इब्लीस सबको लेकर वापस जमीन पे आ जाता है और कायोंग इब्लीस के साथ उसके चिराग के अंदर जाती है। एक हाइलाइटर लेते हुए वो चिराग के अंदर लिखी हुई बहुत सी चीजों को हाईलाइट करती है और पता चलता है कि ये सब कुछ इब्लीस ने ही लिखा हुआ था, लेकिन अब उसे याद भी नहीं था। ये सारी चीजें अरबी में लिखी हुई थी, जिसका मतलब इन लोगों को नहीं आता था। इसीलिए ये लोग यहाँ पर इजराइल को, सईद को और इरम को बुला लेते हैं। सईद और इजराइल तो कुछ नहीं बोलते, पर इरम जो झूठ नहीं बोल सकती थी वो यहाँ अपनी जुबान काट देती है। ये लोग समझ गए थे कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है जो सब छुपाना चाह रहे हैं। इजराइल भी यहाँ से उड़कर चला जाता है और तभी इब्लीस को भी सांटे अपनी तीसरी और आखिरी विश पूरी करने के लिए बुला लेता है। उसने अपनी आखिरी विश ये मांगी थी कि अभी कुछ दिन पहले जिस लड़की को उसने मारा था वो पास्ट में जाकर उस लड़की को दूसरे तरीके से मारना चाहता है ताकि सारे सबूत वो मिटा सके। इब्लीस के बाद आकर कायोंग को बता देता है। कायोंग इब्लीस से कहते हैं कि पास्ट में तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगी। जब उस लड़की को मारने का दिन आता है तो कायोंग सांटे के सामने आ जाती है और उसे मर्डर करने से पहले ही इतना मारती है कि बेचारे का शिकार यानी वो लड़की जिसे उसे मारना था वही उसके चुंगल से भाग जाती है। और आखिर कायोंग और इब्लीस मिलकर सांटे को पुलिस में भी पकड़वा देते हैं और इस तरह उस लड़की की जान बच जाती है। इब्लीस अपने चिराग में वापस आ जाता है और तब उसे पता चलता है कि उसने 20 साल कायोंग के साथ गुजारे थे कायोंग के पिछले जन्म में। ये बात याद करके वो इमोशनल हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसने इस रूम में जितनी भी बार हबीबी लिखा है वो कायोंग के लिए ही लिखा है। इसलिए फौरन वो कायोंग के पास आकर उसे किस कर देता है और कहता है कि मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि मुझे वो सारी यादें याद आ जाएं जब मैं तुम्हारे साथ था। दूसरी तरफ हमें यूट्यूबर टैंग को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ को जीनी और विश के बारे में बता रहा था। तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम क्यों ना एक विश मेरे बाबा के लिए मांग लो जो कैंसर पेशेंट है। कैंग इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था और ऐसे में उन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंड माँ मरने से पहले बहुत सारी तैयारियां कर रही थी कि मरने के बाद कायोंग को कम से कम मुश्किल हो। आज वो खुद कायोंग को अपने साथ बाहर भी लेकर जाती हैं। ये लोग काफी सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं जिन्हें देखकर ग्रैंड माँ दोबारा से रोने लग जाती हैं। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कायोंग दुबई आ गई थी। वो उन सारी बातों का मतलब जानना चाहती थी जो चिराग के अंदर लिखी हुई थी। इसीलिए वो जीनिया के बॉस को टच करते हुए जीनिया को बुलाने की कोशिश करती है, पर जीनिया यहाँ नहीं आती और इतने में ही कुछ ठग्स कायोंग के पीछे पड़ जाते हैं। वो बेचारी अपनी जान बचाते बचाते एक ऐसी गली में आ जाती है जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था और इस टाइम जीनिया आकर उसकी उन सब लोगों से जान बचाते हुए उसे अपने वास के अंदर ले जाती है। वो जीनिया से अपने और इब्लीस के पास्ट के बारे में पूछती है तो जीनिया से बताती है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि इब्लीस ने सिर्फ तुम्हारे लिए एक पूरे शहर को भी तबाह कर दिया था। वो तुमसे इतना प्यार करता था कि उसने तुम्हारे अलावा आज तक किसी को हबीबी ना कहा है और ना लिखा है। यहाँ दूसरी तरफ हम यूट्यूबर को देखते हैं जिसकी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वो उसका यूट्यूब चैनल ही डिलीट कर देती है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कंट्रोल भी नहीं कर पाता। ऐसे में वो इब्लीस को बुलाकर अपनी दूसरी विश उससे मांग लेता है कि उसने अपनी वाइफ को चिराग और जीनी के बारे में जो कुछ भी बताया था वो भूल जाए। इब्लीस उसकी ये विश भी पूरी कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम दोबारा इब्लीस और कायोंग को दुबई में देखते हैं। ये दोनों जब एक साथ थे तो इब्लीस को काफी सारे फ्लैशबैक्स आ रहे थे, यानी पुरानी यादें याद आ रही थी। इस टाइम पर जीनिया इन दोनों के ऊपर बारिश भी करवा देते हैं ताकि इब्लीस कायोंग को किस कर सके। इब्लीस ने आज कायोंग को सरप्राइज देने के लिए बहुत प्यारी सी जगह भी डेकोरेट की हुई थी। कायोंग कहती है इतनी प्यारी जगह डेकोरेट कर ली, कपड़े देखे हैं हमारे। उसके ये कहते ही इब्लीस ताली बजाते हुए उन दोनों के ही कपड़े चेंज कर देता है। जिसके बाद कायोंग से पूछती है क्या तुम्हें डांस आता है। इब्लीस को डांस नहीं आता था, इसीलिए कायोंग खुद उसे डांस सिखाने लग जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम को भूल ही जाते हैं। दूसरी तरफ कोरिया के अंदर हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ की एक फ्रेंड को ग्रैंड माँ के ऊपर शक होने लगा था। उन्हें कहीं ना कहीं समझ आ रही थी कि कायोंग की जो जवान दोस्त उनके घर में रहती है वो असल में ग्रैंड माँ ही है।
और वो ये बात साबित करने के लिए आधी रात को उसके घर में भी घुस जाती है और उसका पका खाना टेस्ट करके समझ जाती है कि वो जवान लड़की ग्रैंड माँ ही है और जरूर उन्होंने अपने आप को जवान करने के लिए कोई ना कोई काला जादू किया है। इतने में ही जवान ग्रैंड माँ भी उसके सामने आ जाती है और वो उससे झगड़ने लग जाती है कि तुमने क्या किया है अपने साथ। बातों ही बातों में वो ओल्ड लेडी ग्रैंड माँ के कंधे पे बना हुआ बर्थ मार्क भी देख लेती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब वो बच्चा खालिद जो उनके नेबर्स में रहता था, उसे इस सारे मामले का पता चल जाता है। वो जानता था कि ये औरत जाकर जरूर इस सारे मामले के बारे में बाहर लोगों में अफवाह फैला देगी और सारे फिर उस चिराग के पीछे पड़ जाएंगे। और ऐसा वो चाहता नहीं था। चिराग का मालिक वो खुद बनना चाहता था, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो ग्रैंड माँ की उस फ्रेंड को ही मरवा देगा। इधर इब्लीस और कायोंग ने जब डांस खत्म किया तो इब्लीस को पानी में हुन नामी उस बच्चे की परछाई नजर आई जिसकी जिंदगी लेकर उसके भाई ने खालिद को अमर किया था। उस बच्चे की सोल आज तक इस दुनिया में भटक रही थी, सिर्फ इब्लीस को सच्चाई बताने के लिए। वो इब्लीस को उसका सारा पास्ट याद दिलवा देता है और बताता है कि तुम चिराग के अंदर उस दिन कैद नहीं हुए थे जिस दिन कायोंग ने तुम्हें और खुद को सजा देने की विश मांगी थी, और ना ही उस दिन कायोंग मरी थी। कायोंग ने उसके बाद भी लंबी जिंदगी गुजारी थी और तुम दोनों 20 साल बाद दोबारा मिले थे। कायोंग को देखते ही तुमने उसे पहचान लिया था। तुम्हें उससे प्यार पहले ही हो चुका था। वो किडनैपर्स कायोंग को किडनैप करके दूसरे शहर में भी ले आए थे, जहाँ पर कायोंग ने अपनी जान उनसे तो बचा ली थी, पर अब वो खजूरें बेच बेच कर एक ऊंट खरीदने की तैयारी कर रही थी ताकि वो अपने मुल्क में वापस जा सके। इब्लीस उसके सामने आते ही उसे काफी सारे सोने के सिक्के देता है तो कायोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रात में अपनी सारी खजूरें गरीबों में बांट देती है। कायोंग बहुत ज्यादा खुश थी। इब्लीस के दिए हुए सोने के सिक्कों को लेकर वो एक ऊंट खरीदने जा ही रही होती है कि उसके ऊपर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं और तभी इब्लीस आकर बेदर्दी से उन लुटेरों को मार देता है और सोने के सिक्के कायोंग को वापस कर देता है और उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मुल्क वापस जरूर ले जाऊंगा। ये सुनकर कायोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि खालिद कायोंग के नेबर्स में रहता था। कायोंग को खालिद बहुत ज्यादा पसंद था। अब क्योंकि वो काफी ज्यादा बीमार रहता था, इसीलिए कायोंग उसके लिए जड़ी बूटी लेकर आई थी जिसे खाकर वो ठीक हो सके। खालिद उसके पीछे इब्लीस को भी देख लेता है और इब्लीस से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे पूरी तरह जीनी क्यों नहीं बना देते। इब्लीस खालिद को समझाता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से खालिद को गुस्सा आ जाता है और वो मासूम सा बच्चा उस दिन के बाद से ईवल बन जाता है, यानी शैतान बन जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब इब्लीस कायोंग को लेकर अपने चिराग के अंदर रहने लगा था। कायोंग के साथ टाइम गुजारकर उसे बहुत अच्छा लगता था। उसने इजराइल का एक पंख भी चुराया हुआ था जिसके जरिए वो अपने चिराग में हर बार कायोंग के बारे में कुछ न कुछ लिखता रहता था। लेकिन फिर एक दिन उसकी ये आजादी खत्म हो जाती है क्योंकि उसका चिराग एक इंसान के हाथ लग जाता है, उसी आदमी के हाथ लग जाता है जो बच्चों को किडनैप करके इस शहर में लाया करता था। वो आदमी इस चिराग को घिसकर इब्लीस को बुला लेता है और उससे पहली विश मांगता है कि उसे बहुत ज्यादा अमीर कर दिया जाए। इब्लीस उसकी पहली विश पूरी कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर के लोग उसे इज्जत नहीं देते क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं था। इसी गुस्से में वो आदमी अपनी दूसरी विश इब्लीस से ये मांगता है कि जो लोग उसे नफरत की नजरों से देख रहे हैं वो सब के सब मर जाएं, और इब्लीस उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता है। शाम में अब वो आदमी कायोंग के पास आता है क्योंकि कायोंग ने उसे एक दिन खजूरें खिलाई थी। वो कायोंग को बहुत सारे पैसे देना चाहता था, पर कायोंग मना कर देती है और कहती है कि मैं अपनी मेहनत करके ही खाती हूँ। ये सुनकर उस आदमी की अना को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है और उससे बदला लेने के लिए वो दोबारा इब्लीस को बुला लेता है और उससे अपनी तीसरी विश मांगता है कि इस लड़की को यानी कायोंग को मेरा बना दिया जाए क्योंकि मैं इसे पैसों से नहीं खरीद पा रहा। ना चाहते हुए भी इब्लीस को उसकी ये विश भी पूरी करनी पड़ती है। जैसे ही वो आदमी अब कायोंग के करीब जाने वाला था तो इब्लीस को काफी गुस्सा आ रहा था। वो उसे रोकने के लिए आगे जाने ही वाला था कि तभी खालिद ने उसके पाँव में वो धागा बांध दिया। उस जादुई धागे की वजह से इब्लीस आगे नहीं बढ़ पाता और अब इब्लीस से बदला लेने के लिए खालिद सभी लोगों को बता देता है कि कायोंग इस शैतान से प्यार करती है। ये सुनकर कायोंग का जो नया मालिक था उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो कायोंग के पेट में तलवार स्टैब कर देता है। कायोंग अब मरने वाली थी। इब्लीस को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। अब क्योंकि उस आदमी की तो तीनों विशेष पूरी हो गई थी तो इब्लीस उस आदमी का गुलाम नहीं रहा था। वो यहाँ पर खड़े सभी लोगों से कहता है कि जो भी चिराग को घिसकर सबसे पहली विश कायोंग को जिंदा करने की मांगेगा, मैं उसे दुनिया की सारी चीजें दे दूंगा। लेकिन लोग तो लालची थे। एक आदमी जल्दी से उस चिराग को घिसता भी है, लेकिन वो सबसे पहले अपने आप को अमीर करने की
और दूसरी बार में बहुत सारा खजाना मांगने की विश मांग लेता है। तीसरी विश के टाइम इब्लीस उसकी दोबारा मिन्नतें करता है कि तुम कायोंग की जिंदगी मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। लेकिन वो आदमी फिर भी इब्लीस की बात नहीं सुनता और इस शहर में सोने की बारिश करवाने की विश करता है। ना चाहते हुए भी इब्लीस को उसकी तीसरी विश पूरी करनी पड़ती है और यहाँ पर कायोंग मर जाती है। इब्लीस गुस्से से पागल हो चुका था। कायोंग के मरते ही उसने शहर वालों से बदला लेने के लिए पूरे शहर को ही मार दिया और यही वो असल वजह थी जिसकी वजह से पूरी जिंदगी के लिए इब्लीस को उसके चराग में कैद किया गया था। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उनके सोल की सारी कहानी इब्लीस को दिखा रही थी और सुना रही थी और सारी सच्चाई इब्लीस को बताने के बाद अब उसकी सोल हेवन के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें कायोंग के घर पर दिखाया जाता है कि वो ओल्ड लेडी सभी लोगों को इकट्ठा कर कायोंग के घर पहुंच चुकी थी क्योंकि वो सबको कायोंग के ग्रैंडमा की सच्चाई बताना चाहती थी। जब उस ओल्ड लेडी को कायोंग और ग्रैंडमा घर पे नहीं मिलते तो वो सबको उनके खेतों में जाने को कहती है और तभी रास्ते में ही खालिद का आदमी उस लेडी को अपनी कार से हिट करते हुए मार देता है और उस सच्चाई को वहीं पर दबा देता है। अब क्योंकि ग्रैंडमा अपने घर पर सेफ नहीं थी इसीलिए कायोंग उन्हें इब्लीस के चिराग के अंदर ले आती है। ग्रैंडमा को यहाँ छोड़ने के बाद कायोंग अपने सारे पैसे लेकर उस लड़की के पास जाती है जिसने विश मांगी थी कि कायोंग के पैसे उसके पास आ जाएं और वो ये पैसे देकर उस लड़की की आखिरी विश खरीद लेती है। ये विश क्या थी इसका हमें आगे जाकर पता चलेगा। इधर हमें यूट्यूबर को दिखाया जाता है जिसकी वाइफ अब चैनल के डिलीट होने पर रो रही थी क्योंकि उसे याद ही नहीं रहा था कि ये चैनल उसने खुद डिलीट किया था। अपनी वाइफ को अपने लिए परेशान होता देखकर उस यूट्यूबर को गिल्ट होने लगता है और आखिर वो अपनी आखिरी विश को इस्तेमाल करता है अपनी वाइफ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, उसके डैड को ठीक करने के लिए। गैंग की वाइफ को जब ये बात पता चलती है कि उसके डैड का कैंसर खत्म हो गया है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और आकर अपने हस्बैंड के गले लग जाती है और इसी सब के दौरान उन्हें उनके यूट्यूब चैनल का पासवर्ड भी याद आ जाता है और ऐसे इनकी लाइफ दोबारा से सेट हो जाती है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि खालिद को जुनून आ गया था कि उसे इब्लीस को अपना गुलाम बनाना है और उसके चिराग को अपना बनाना है। इसीलिए वो इब्लीस को उसी धागे से कैद कर देता है और यहाँ पर अपने डैड सादी को भी मार देता है और फिर वो आता है कायोंग के पास। वो कायोंग को अपने लोगों के जरिए डरा धमका कर कहता है कि अपनी आखिरी विश मांगो और इब्लीस को आजाद कर दो। पर कायोंग उसकी धमकियों में कहाँ आने वाली थी। कायोंग यहाँ से गायब हो जाती है और पहुंच जाती है इब्लीस के पास। ऐसा हुआ था असल में उसकी दोस्त की विश की वजह से जो उसने पैसे देकर खरीद ली थी। इब्लीस के पास जाकर वो इब्लीस के धागे खोल देती है और इब्लीस को आजाद करवा देती है जिसके बाद उन्हीं धागों से इब्लीस अपनी तलवार को मजबूत कर लेता है और चला जाता है अपने भाई के पास उसके बागीचे के आखिरी फूल को तोड़ने के लिए जो जाहिर कर रहा था खालिद को। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि इजराइल इरम के जरिए इब्लीस का चिराग खालिद को दे देता है। खालिद उसके अंदर से कायोंग की ग्रैंडमा और उसके दोस्त मिंजी को बाहर निकाल लेता है और उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए इब्लीस का असिस्टेंट अपने आप को शेर में बदलते हुए खालिद के लोगों से लड़ने लग जाता है। ये सब देखकर खालिद को इतना गुस्सा आता है कि वो मिंजी के ऊपर शूट कर देता है और मिंजी को बचाने के लिए ग्रैंडमा उसके सामने आ जाती है। हम देखते हैं कि शेर बने सईद ने अब खालिद के ऊपर हमला कर दिया था पर खालिद उससे लड़ते हुए उसे चकमा देते हुए अपनी एक सिलाई उसकी गर्दन के अंदर स्टैब कर देता है जिसकी वजह से सईद भी मारा जाता है। अब हमें इब्लीस को दिखाया जाता है जो खालिद वाले फूल को तोड़ने के लिए आया था लेकिन यहाँ पर उसे रोकने के लिए इजराइल आ जाता है। इन दोनों के दरमियान में इतनी जबरदस्त लड़ाई होती है लेकिन फिर भी इजराइल जीत नहीं पाता क्योंकि इब्लीस ने इजराइल के पर को काट दिया था। इजराइल नीचे गिर जाता है और मौका पाते ही इब्लीस उस फूल को भी काट देता है। फूल के कटते ही दुनिया के अंदर खालिद एकदम से गायब हो जाता है जो उस टाइम कायोंग का गला दुबा रहा था। खालिद की एक दूसरी लड़की जब कायोंग को मारने के लिए आती है तो इस टाइम इब्लीस एंट्री कर दोबारा कायोंग को बचा लेता है। कायोंग जब बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा मारी गई थी और ये देखकर वो टूट जाती है। यही तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर था। अपनी ग्रैंडमा के मरने के दुख में वो अकेली बैठी हुई थी कि तभी उसके पास उसकी कलीग आ जाती है जिस कलीग को पैसे देकर कायोंग ने उससे उसकी विश खरीदी थी। इस लड़की को तो सब कुछ भूल चुका था इसीलिए उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये पैसे उसके पास से कहां से आए। सोशल मीडिया से उसे पता चलता है कि ये बैग कायोंग का है इसीलिए वो कायोंग को उसके सारे पैसे देने के लिए आ जाती है। कायोंग उसे कुछ नहीं कहती और इन पैसों को जाकर जमीन के नीचे दफन कर देती है। कायोंग को याद आता है कि अभी भी उसकी तीसरी विश पूरी नहीं हुई थी इसीलिए वो चिराग को घिस कर इब्लीस को बुलाने की कोशिश करते लग जाती है लेकिन इब्लीस बार बार उसके बुलाने पर नहीं आता तो वो उसे ढूंढने के लिए दोबारा दुबई चली जाती है।
यहाँ पर वो इब्लीस से उसकी आखिरी विश मांग लेती है कि उसे उन सब लोगों के इमोशंस को फील करना है जो पूरी जिंदगी उसके साथ उसके करीब रहे हैं। इब्लीस की आंखों से आंसू निकल आए थे क्योंकि कायोंग की आखिरी विश पूरी करने के बाद वो शायद कायोंग को ना दिख पाता। वो उसे अपने प्यार का यकीन दिलवाते हुए उसकी आखिरी विश को पूरा कर देता है और आखिर कायोंग को सारे अच्छे बुरे इमोशंस फील होने लग जाते हैं। और जब वो अपनी ग्रैंडमा की इमोशंस को फील करती है तो वो फूट फूट कर रो देती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इजराइल इब्लीस का गला काट लेता है क्योंकि इब्लीस हार चुका था। वो ये साबित नहीं कर पाया था कि सभी इंसान लालची हैं। कैंग ने भी अपनी आखिरी विश का इस्तेमाल किया था अपने फादर इन लॉ की जान बचाने के लिए, जबकि कायोंग ने तो अपनी तीनों ही विशेस में कोई लालच या हवस की चीज नहीं मांगी थी। ऐसे उसके हारने पर इजराइल उसे मार देता है। यहाँ कायोंग जो सेहरा में बैठी इस टाइम रो रही थी, उसके पास सिरम आती है जो उसे उसकी और इब्लीस की सभी पुरानी यादें लौटा देती है और उसे ये भी बात बताती है कि तुम्हारी इस आखिरी ख्वाहिश ने इब्लीस को हरा दिया है और उसे अब मार दिया गया है। ये जानकर कायोंग और भी जोर जोर से फूटकर रो देती है। वो इतना रोती है कि आखिर उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद अब उसकी डेड बॉडी को उसके शहर भेज दिया जाता है। मिंची उसकी मौत की खबर से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। आखिर फिर कायोंग का फ्यूनरल हो जाता है और फ्यूनरल के अगले दिन मिंची जब फ्यूनरल साइट पर पहुंचती है और कायोंग के पॉट को हाथ लगाती है तो उसके अंदर से जीनी निकल आती है और ये जीनी कोई और नहीं बल्कि कायोंग ही थी, जिसे देखकर मिंची बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने अपनी पहली विश ये मांगी कि तुम मेरे साथ हर वेडनेसडे को उसी तरह डिनर करोगी जिस तरह हम पहले किया करते थे। और जब कायोंग उससे उसकी दूसरी विश के बारे में पूछती है तो वो उसे कहती है कि जो बच्चे मेरे क्लिनिक में नहीं पहुंच पाते तुम उन सारे बच्चों को मेरे क्लिनिक में लेकर आओगी। तीसरी विश क्योंकि वो अभी कायोंग से नहीं मांगती तो इसीलिए कायोंग उसी के शहर में रहने लग जाती है। वो अपने पुरानी गैराज में काम करने लग जाती है, लेकिन अब कोई भी उसे ना देख पाता था और ना ही किसी को वो याद थी। अगले दिन दोबारा मिंची और कायोंग मिलते हैं। मिंची आज बहुत ज्यादा सोच कर आई थी अपनी तीसरी विश के बारे में और वो तीसरी विश में मांगती है कि कायोंग को उसका सच्चा प्यार मिल जाए। विश के मांगते ही मिंची कायोंग के बारे में यानी जीनी के बारे में और अपनी विशेस के बारे में भूल जाती है, पर यहाँ असली जादू हो जाता है और कायोंग के सामने आ जाता है इब्लीस और उसे देखकर कायोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहता है हैरान होने की बात नहीं, अब हम दोनों ने एक साथ ही रहना है और इस दुनिया में रहने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और हमें पैसे कमाने होंगे। तो कायोंग अब उसे अपने घर के पीछे वाले गार्डन में लेकर जाती है जहाँ उसने अपने सारे पैसे जमीन के नीचे डुबा दिए थे और इन पैसों को देखकर इब्लीस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इब्लीस इजराइल को हाई कहने गया था अपनी तरफ से, तो वो इजराइल को चिढ़ा रहा था कि मैं आज भी जिंदा हूँ, लेकिन यहाँ पर इजराइल उसे सच्चाई बताता है कि तुम जिंदा अपनी वजह से नहीं हो बल्कि एक ग्रैंड माँ की वजह से हो। जब वो मरी तो इजराइल ने बहुत कोशिश की कि वो हेवन के अंदर चली जाए, लेकिन उन्होंने जिद कर ली कि जब तक तुम लोग इब्लीस को जिंदा नहीं करोगे मैं हेवन में नहीं जाऊंगी। और उन्हीं की ख्वाहिश की वजह से आज इब्लीस और कायोंग दोनों साथ थे। इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम कायोंग और इब्लीस को सेहरा में डांस करते हुए देखते हैं। एकदम से दोनों की बॉडी चमकती है और पता चलता है कि दोनों के ही मालिक ने उनको याद किया था और अब वो अपने मालिकों की विशेस पूरी करने के लिए जा रहे थे। और बस यही सब दिखाते हुए ये सीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है।